तो दोस्तों हमने कल 15 तक का क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें कि अब मैं कराने जा रहा हूँ। तो ग्राइंडिंग इसमें मैं कराने जा रहा हूँ जो 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील में 51A46H विनिर्देश में H और V को क्या दर्शाता है। तो जिसमें कि जो हमारा इसमें ये बताता है 51 और 8, ठीक है। 51 पहला और आखिरी, ये हमारा कंपनी को शो करता है किस कंपनी के द्वारा ये व्हील बनाई गई है। तो ये कंपनी के ग्रेड को शो करता है। बाकी ए वाला जो ए लिखा है तो ए जो हमें बताता है, ये हमारा बताता है किस प्रकार का एब्रेसिव कण है, एल्युमिनियम का है या सिलिकॉन कार्बाइड का है या ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड का है। तो ये सब हमें एब्रेसिव कणों के प्रकार को बताता है। और फिर जो ये है हमारा 46, ये हमारा एक प्रकार के ग्रेड को शो करता है। जैसे कि इसमें दे रखा होता है, जैसे कि कुछ चलनियाँ होती हैं जो 1 इंच के अंतराल में कम से कम 46 छेद बने होते हैं, तो उनके द्वारा इन कणों को गुजारा जाता है। तो इसी पर तो 1 इंच में जितने छेद बने होते हैं वो जैसे 46 इसमें क्या रखा है, तो कम से कम 1 इंच में 46 के अंदर तक का, मतलब 46 के अंतराल में उस ग्रेन साइज को गुजारा जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि 46 जो है हमारा, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ग्रेन साइज का मीडियम बता रहा है, ग्रेन साइज का मीडियम। जैसे कि जो मीडियम है हमारे, जैसे कि ग्रेन साइज हमारा क्या बताता है, जैसे कि ग्रेन साइज कि एक होती है कोर्स होता है, फाइन होता है, मीडियम होता है, वेरी फाइन होता है। तो कोर्स जो होता है, कोर्स ग्रेड में नंबर कितने होते हैं, 10 से 20। जैसे कि 1 इंच में कम से कम जो छेद किए गए हैं 10 से 24 करे गए हैं छेद। तो उसमें वो हमारा क्या बता रहा है कि ग्रेड को बता रहा है, कोर्स ग्रेड का है ये। और बाकी अगर जैसे कि 30 से 60 छेद हैं, तो ये हमारे किस में आते हैं, मीडियम में आते हैं। बाकी अगर 80 से 180 है तो फाइन में आ जाएगा, और वेरी फाइन में 220 है और 600 नंबर का है दिया है, तो ये हमारा वेरी फाइन के अंतर्गत आ जाता है। और बाकी जो एच है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड का ग्रेड कहलाता है। और जो उसके बाद है 5 जो लिखा हुआ है, ये हमारा व्हील की संरचना बताता है। बाकी V जो है वो बॉन्ड का प्रकार बताता है। तो इसमें हमारा H और V पूछा है, तो H हमारा ग्रेड बता रहा है, बॉन्ड का ग्रेड, और V हमारा बॉन्ड का प्रकार बता रहा है कि विट्रीफाइड बॉन्ड है या रबर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। तो V वाला हमारा है विट्रीफाइड बॉन्ड, H वाला ग्रेड बता रहा है। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण सहित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के घटक के लिए कुल लागत परिव्यय है तो 39,275 करोड़ का। निम्नलिखित में से कौन 3/3 क्यूब रूट 2197 से बड़ी पूर्ण संख्या का घन है। तो इससे बड़ी पूर्ण संख्या कौन कौन सी है हमारी, तीनों ही, अच्छा चारों दी है पूर्ण संख्या। तो इनका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, इससे बड़ी पूछ रहा है 2197 से बड़ी, तो 2197 से बड़ी कौन सी है तो तीनों ही 21,397 तीनों ही है। लेकिन इसमें हमारा इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका जो निकलेगा ये क्यूब रूट निकलेगा इसका जा करके। पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.02% से लेके 0.03% तक होती है। तो इसमें हमारे टोटल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो हमारा होता है वो पिग आयरन होता है। पिग आयरन में अगर हम कार्बन की मात्रा पूछेंगे तो 3 से 4% तक होती है पिग आयरन में कार्बन की मात्रा। और कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन की मात्रा होती है।
और जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा का कहते हैं, इनमें होती है 0.02 से लेकर के 0.03% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसमें क्या हमें बताना है, ये हमारा डॉग क्लच है। लैपिंग को चार्ज करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से चार्ज किया जा सकता है और अधिक तेज़ी से काटा जा सकता है। ये पीतल और तांबा, क्योंकि जो लैपिंग होती है हमारी, लैपिंग में क्या है कि अगर ज़्यादा हार्ड धातु काटनी है तो उसमें जो लैपिंग में जो चार्ज के लिए हम ग्रेन साइज़ों को लगाएंगे तो वो हम पीतल या तांबे के लगाते हैं, मतलब कि मुलायम ग्रेड के। हार्ड धातु की ग्राइंडिंग करने के लिए हम मुलायम धातु की लगाते हैं और मुलायम धातु की लैपिंग करने के लिए हम हार्ड धातु के कोर्स ग्रेड को लगाते हैं। और ये चार्जिंग की जो क्रिया होती है, ये हमारी लैपिंग में क्या होती है, जैसे लैपिंग करते करते उसके दांते ब्लंट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके दांते मर जाते हैं, तो उसको फिर से हम रीशार्प करने के लिए हम मतलब कि रीशार्प करने के लिए उसमें हम एब्रेसिव कड़ों को फिर से हम लगाते हैं, बॉन्ड के ज़रिए चिपकाते हैं। तो हमें उसे फिर से रीशार्प करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो चार्ज कहलाती है। तो हार्ड धातु के लिए हम मुलायम धातु के ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे और जो मुलायम धातु की लैपिंग के लिए हम हार्ड धातु के ग्रेन साइज़ों का यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो समीकरण इसमें हमारा क्या बताना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो इसमें ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जिसमें कि मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ठीक है। बाकी अगर हम इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे साइन आ जाएंगे, इन दोनों में प्लस प्लस है, माइनस आ गया, नीचे वाले में प्लस है, माइनस आ गया, प्लस है, माइनस आ गया, इसमें कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है तो ये माइनस आ गया है इसके नीचे। तो हमने इसको सॉल्व करा तो ये हमारा होगा 65x हो गया, और फिर इसमें मैंने माइनस माइनस प्लस तो 4 2 6, तो माइनस का 6y आ गया, 6y आ गया, और फिर मैंने 5 और 5 में 2 तो 3, ठीक है, तो 3 आ गया हमारा। तो इसमें आएगा हमारा प्लस का 3z इक्वल टू, अब माइनस का है ये तो 13 7 7 10 17 17 1 18 आ गया, ये हमारा 18 आ गया। तो एक इक्वेशन हमारी ये निकली, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये निकली ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी ये वाली निकली है ये। तो दोनों को अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली वाली और दूसरी वाली हमें ऐड कर देनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस और माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, ठीक है, ये से ये कट गया, और ये हमारा प्लस प्लस 6 1 7 हो गया, तो 7y हो गया हमारा। अब ये जो है हमारा ये क्या निकला है, 3z, 3 में से 1 गया, ठीक है, 3 में से 1 गया, हमारा कितना बचा यहाँ पे, टोटल हमारा बच्चा यहाँ पे माइनस का z इक्वल टू 16, माइनस का 16। अब माइनस का हटाने के लिए, अब माइनस का यहाँ पे हम हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ये है हमारा, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आ गई, चौथी इक्वेशन आ गई। तो इसी तरह इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और तब जा कर के मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे, z के रेफरेंस में वैल्यू निकाल देंगे, और y की वैल्यू फिर हम यहाँ पे रख देंगे इसमें। तो इसी प्रकार हम सॉल्व करते 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 फिर ये हमारा काफ़ी लेंदी हो रहा है, वरना मैं बता देता, तो आंसर लमसम इतना आ जाएगा।
निवारक अनुरक्षण प्रणाली का क्या लाभ है? तो इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में निर्माण की इकाई लागत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन में टर्निंग के बाद धातु की छड़ के व्यास में परिवर्तन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो कट की गहराई का 2 गुना होता है। स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन में टर्निंग के बाद धातु की छड़ के व्यास में परिवर्तन निम्न में से किसके बराबर होता है? कट की गहराई का 2 गुना हो जाता है। ड्रिलिंग मशीन में टैप ड्रिल साइज को निर्धारित करने के लिए व्यंजकों को बताना है। तो टैप ड्रिल साइज बराबर होता है दीर्घ व्यास माइनस पिच होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम कई सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा हमें ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए। इसका ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसके बेस पे हमारे कई सारे जो हैं हमारे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल वाले। वात्या भट्टी में पिघलाने के लिए कौन सा उत्पादन प्रयोग किया जाता है? तो वात्या भट्टी में पिग आयरन होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में हम पिग आयरन को, और क्यूपोला फर्नेस में हम कास्ट आयरन को, और एक और हमारा होता है पुडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन को। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस में रॉट आयरन, और क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन, और ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन। तो इसमें कौन सा ब्लास्ट फर्नेस में, हमारा ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन, तो पिग आयरन वाला आंसर हो जाएगा। सीम और फिट की शब्दावली में टॉलरेंस के संबंध में उपयुक्त कथन का चयन बताना है। तो यह आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच में का अंतर होता है। ठीक है, लिमिट और फिट की शब्दावली में टॉलरेंस के संबंध में क्या बताना है मुझे? तो टॉलरेंस बताना है, टॉलरेंस वही होती है या अधिकतम सीमा और अधिकतम न्यूनतम के बीच में जो अंतर आता है वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आती है? मशीन सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा आता है? मशीन बंद करने के बाद भी माप लेना, ये मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बाल छोटे रखना, ये हमारे टोटल 3 प्रकार की जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं हमारी सेफ्टी। एक मशीन सुरक्षा होती है, एक स्वयं सुरक्षा होती है, और एक टूल से संबंधित सुरक्षा होती है, मशीन टूल से संबंधित। तो इसमें बाल छोटे रखना ये स्वयं की सुरक्षा है, और आस्तीन की कोहनी के ऊपर कसकर लपेट देना ये भी स्वयं की सुरक्षा है। मशीन बंद करके काम करना ये मशीन की सुरक्षा है, और सुरक्षा जूते या बूट पहनना ये सब स्वयं की सुरक्षा है। ये तीनों ही हमारे स्वयं की सुरक्षा है। बाकी मशीन बंद करने के बाद माप लेना ये हमारी मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की असेंबली विधि रिविट तकनीक के समान है? तो इसमें हमें क्या बताना है, असेंबली में रिविटिंग। तो ठीक है, फिर तो इसका क्या हो जाएगा, पिनिंग हो जाएगा, क्योंकि रिविटिंग भी जो हमारी होती है सेम हमें यही बताना है कि रिविटिंग का जो रिविटिंग की जो वर्किंग होती है वही हमारी पिनिंग में आती है। क्योंकि रिविटिंग में हम क्या करते हैं कि एक किसी धातु के टुकड़े को, मतलब धातु की ऐसे रॉड होती है जो माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, रिविट जो होती है वो हमारे माइल्ड स्टील की बनी होती है इस टाइप की, और दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम इस रिविट का यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारी रिविटिंग कहलाती है। इसी की तरह हमारी क्या होती है, पिनिंग होती है। पिनिंग हमारी होती है पतली होती है, पतली सी। ये भी हमारी दो धातुओं को जोड़ने के, दो धातु के टुकड़ों को जोड़ने के यूज़ में जो लाई जाती है वो पिनिंग कहलाती है। और ये होती है जो हमारी स्टेकिंग होती है, ये देखा होगा आपने, सीट मेटल में जो वर्कर होते हैं वो एक विशेष प्रकार की, मतलब कई अलग अलग साइज, कई अलग अलग आकारों की धातु को बनाते हैं पीट पीट कर। कहीं गोल हो रहा है, कहीं कोनिकल हो रहा है, कहीं साइड से मुड़ी है, तो फ्लंज बनाना है। तो इनको बनाने के लिए हम स्टेकिंग का यूज़ करते हैं। और बाकी जो यूजिंग द एब्रेसिव, तो ये तो कोई वही नहीं बनता है। ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं है ये। चलिए,
या प्रश्न निम्नलिखित शब्द अक्षर समूह पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से बने शब्द में कौन सा स्वर नहीं होगा। तो ठीक है, फिर इसका तो आंसर यही वाला हो जाएगा, रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर बी वाला, ए वाला हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाबार्ड द्वारा एक पायलट परियोजना के रूप में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्ध कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1992 से लेकर 1993 तक का स्टार्ट किया गया था। किस विशेष प्रक्रिया या कार्य पर होने वाली विभिन्न व्ययों और मात्राओं की गणना करने की विधि कौन सी है। किसी विशेष प्रक्रिया पर कार्य करने वाले विभिन्न व्ययों और मात्राओं की गणना में कौन सी विधि में कौन सी है। तो इसका हमें बताना है एस्टिमेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड वाला। बंधे हुए अपघर्षण पत्थर के माध्यम में गोल छिद्र को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि एब्रेसिव कणों का जो बना हुआ एक धातु का पत्थर होता है गोल सा, और उन्हें क्या करा जाता है, गोल होल में डालकर उसकी फिनिशिंग करी जाती है। तो वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, वो आता है होनिंग प्रक्रिया के अंदर। तो इसका आंसर होनिंग हो जाएगा। लैपिंग, देखो होनिंग में क्या होता है, होल के अंदर के साइज को फिनिश करने में जो एब्रेसिव कणों का यूज़ किया जाता है तो वो हमारा होनिंग के अंदर कहलाता है। और जो बाहर जैसे कि ये हमारा एक बन रहा है, ये लेथ में काम हो रहा है। ठीक है, तो एक ये जो इसके अंदर जो हमारा होल बना है, होल के अंदर के हिस्से को फिनिश करने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो होनिंग के अंतर्गत आती है। और बाहरी सरफेस को स्मूथ करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो लैपिंग कहलाती है। ड्रिलिंग, किसी धातु के अंदर होल करने की प्रक्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। और टर्निंग क्या होती है, धातु के जो बेलनाकार धातु जब गोल गोल घूमती है तो उसे क्या फिनिश करने में जो लेथ के कटिंग टूल्स के द्वारा जो धातु पर वो लाई जाती है, फिनिशिंग लाई जाती है, उसे हम टर्निंग कहते हैं। लेथ टूल्स के द्वारा धातु को काटने के गुण को टर्निंग कहा जाता है। तो ये कुछ 4 प्रकार की होती है हमारी। निम्न में से किस बियरिंग वाले पदार्थ में घर्षण गुणांक कम होता है। किस बियरिंग में घर्षण गुणांक कम होता है जो व्यापक तापमान सीमा को सहन कर सकता है। तो टेफ्लॉन में क्या होता है कि हमारा जो बहुत ही कम घर्षण होता है। ठीक है, टेफ्लॉन में कम घर्षण होता है क्योंकि ये थोड़ा टेफ्लॉन की बनाई जाती हैं। त्रिज्योचक की हानि क्या है। ये रन आउट को ठीक नहीं किया जा सकता इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। निम्न में से किस प्रकार की बियरिंग रेडियल लोड और उच्च एक दिशा वाले थ्रस्ट लोड दोनों को सहारा प्रदान करता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो इसमें क्या है कि रेडियल लोड जो है, जो रेडियल लोड होता है ये क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी रॉड है और बियरिंग हमारी इस प्रकार है, तो यहाँ पे ये जो लोड लग रहा है ये हमारा बियरिंग को देखते हुए ये इस कंडीशन पे लग रहा है 90 डिग्री पे। तो ये हमारा जो इस तरह का लोड जो होता है ये रेडियल लोड होता है। तो रेडियल लोड हो गया, ठीक है, रेडियल लोड बियरिंग का। और उच्च दिशा में थ्रस्ट लोड। अब थ्रस्ट लोड क्या होता है, जैसे कि कोई एक देखा होगा चेयर बनी होती है, उसके नीचे एक रॉड होती है इस तरह की, और यहाँ पे ये गोल 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 कुर्सी नाचा करती है। तो इस ऊपर से नीचे वाले अक्ष पे जो लोड लग रहा है ये हमारा क्या होता है, ये थ्रस्ट लोड होता है। ये थ्रस्ट लोड होता है। ये
रेडियल लोड होता है, दोनों में अंतर है क्योंकि सॉफ्ट इधर भी पड़ी है इधर भी। सॉफ्ट के एक्सिस में जो लोड लगता है वो हमारा थ्रस्ट लोड होता है, और सॉफ्ट के 90 डिग्री में जो लोड लगता है वो रेडियल लोड कहलाता है। तो इसमें क्या होता है इसका, तो फिर इसका आंसर हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे क्या होते हैं एंगुलर में इस प्रकार के कुछ बॉल बेयरिंग होते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होती है यहाँ पे कम होती है इसकी रेडियस, किसी एंगल में होते हैं। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में चार्जिंग केबल सक्रिय नहीं होता है? चार्जिंग केबल सक्रिय नहीं होता है तो जब जब वाहन कॉन्टैक्ट अनलॉक हो जाता है और वोल्टता जिस पर वाहन कनेक्ट अनलॉक होता है वहाँ पे 60 वोल्ट से कम हो जाता है। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस कटिंग का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो अलौह धातु के लिए नहीं किया जाता है। बाकी जो होता है लौह और अलौह दोनों धातु के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? डीसी डायरेक्ट करंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? अलौह धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। Select the most appropriate options to fill in the blanks for the month गांधी in the stain prisons। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ली वाला। टंगस्टन और सिरेमिक के लिए होनिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का अपघर्षण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, टंगस्टन के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन हार्ड धातु है ना, तो इसके लिए हार्ड के लिए हार्ड एब्रेसिव के कड़ों का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन में फीडिंग मैकेनिज्म के लिए टम्बलर गियर यूनिट सेट में कितने गियर होते हैं? तो टम्बलर गियर में 3 गियर होते हैं। जहाँ पे टम्बलर गियर दिखाई देते हैं वो 3 गियरों के मिलान को टम्बलर गियर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसका आंसर से दूसरा हो जाएगा, 2 नंबर। अब इसे बताना है दिए गए चित्र में किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव को दर्शाया गया है? तो बेल्ट ड्राइव को दर्शाया गया है, आप देख ही रहे होंगे कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, जैसे कि इसकी जो दिशा है अगर हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इसको अगर नीचे ले जाते हैं और ये हमारा इधर जा रहा है, ये इधर से जा रहा है वेग और इधर से आ रहा है, तो ये व्हील हमारा कुछ इस प्रकार घूम रही है, कुछ इस प्रकार घूम रही है इधर की ये वाली व्हील, और फिर इसके विपरीत आ रहे हैं तो ये नीचे से जा रहा है और ये इधर से वेग आ रहा है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार, ये विपरीत दिशा में और ये हमारे कुछ इस प्रकार में और ये इस प्रकार में, तो ये हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। और ये ओपन बेल्ट ड्राइव में दोनों एक ही दिशा में नाचते हैं, जैसे कि ये विपरीत दिशा में था। ओपन बेल्ट ड्राइव में इसकी भी दिशा इस तरफ एक ही दिशा में होगी और इसके जो ये यहाँ पे जो पट्टा लगाया जाएगा इसकी दिशा भी इसी टाइप में होगी, एक ही दिशा में। ये ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया। ठीक है, राइट एंगल बेल्ट ड्राइव, ठीक है, तो इसकी क्या दिशा होती है? राइट एंगल में थोड़ा ऐसे कर्व करके घुमा के राइट एंगल में करके वो किया जाता है, घुमाया जाता है इसको। और आइडलर पुली बेल्ट ड्राइव में तो इसका और जब ये जो यहाँ पे जो बेल्ट होती है जब ये ढीली पड़ जाती है तो इसके लिए एक जॉकी पुली लगाई जाती है जिसको आइडलर पुली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जब ये कब लगाई जाती है? जब इन दोनों बेल्ट में ढीली हो जाती हैं, जैसे कि टेंशन ज़्यादा हो जाती है। जब टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो इसको हमें कम करने के लिए हम आइडलर पुली का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर।
स्पिकॉट जॉइंट के का प्रयोग आमतौर पर किस पाइप के लिए किया जाता है? तो ढलवा लोहे का पाइप जो होता है, कास्ट आयरन का पाइप, वो स्पिगॉट जॉइंट के लिए किया जाता है। रिविट हेड को सहारा देने के लिए किस रिविटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? रिविट हेड के लिए, तो रिविट हेड के लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं सहारा देने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये है हमारी रिविट, ठीक है, ये जो है हमारी डॉली, ये हमारी सहारा देने के लिए की जाती है। रिविट स्नैप, ये जैसे कि हम लोग रिविट बनाते हैं तो इसके लास्ट में जो हेड है, ये बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो रिविट स्नैप होता है। और ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या होता है कि जैसे कि जो दो सीटें होती हैं हमारी, ये इनके जो होल होते हैं ये मिस अलाइनमेंट होते हैं, तो इनको अलाइनमेंट में लाने के लिए हम जिसका प्रयोग किया करते हैं वो हमारा ड्रिल ड्रिफ्ट होता है। और जो फुलरिंग टूल्स होता है, ये क्या होता है, जैसे कि हमने इन दो सीटों पे हमने इन दो सीटों को लगाया, ठीक है, ये सीट एक ये सीट, बाकी यहाँ पे जो हम रिविट लगाते हैं तो इनके जॉइंट को वो करने के लिए, मतलब कि ताकि उसमें कोई सा फ्लूइड बह ना सके बाहर, तो उसको हमें बंद करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो हमारी फुलरिंग टूल्स के द्वारा हमारे अपनाई जाती है। जैसे कि ये हमने वो लगाया रिविट, इसके बाद में हमने जॉइंट को तेज़ से मारना है, मतलब इस तरह मारना है कि ताकि अंदर का लिक्विड बाहर ना निकल सके, तो इस प्रक्रिया को हम फुलरिंग कहते हैं, फुलरिंग टूल्स के द्वारा ठीक की जाती है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। श्री अनिल ने एक बैंक में 10,000 जमा किए जिस पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 18 महीने के अंत में उसे कितनी हानि होगी? ठीक है, चलिए इसका मैं बात बताता हूँ।